नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर। करंट अफेयर्स के जाने माने टीचर हैं। इन्होंने यूट्यूब पे पहली बार जो है एक पायनियर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया। एंड आज एक ये ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे हर बच्चा, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो ज़रूर गौरव सर के करंट अफेयर्स ज़रूर देखता है। वेलकम सर। एंड पहले भी आपके साथ वीडियो शूट की थी, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा कि करंट अफेयर्स एग्जाम्स में कैसे पढ़ें। तो उसके बाद काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आई हमारे पास कि सर के साथ एक दो सेशन और करिए, कुछ उनके डाउट्स आए। एंड उनमें से एक आज हम डाउट लेके यहाँ पे शुरू करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ते हुए बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तो सर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं? देखिए, पहले तो जो हमने आई थिंक 5 दिन पहले शूट किया था एक वीडियो, जिसमें मैंने ये पहली बार ये बताया था कि करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ने चाहिए, राइट। तो उसका जो रिस्पांस था बहुत ही शानदार था। इतने मैसेजेस हमें आए कि इसकी आप और भी एक अपडेट्स बनाएं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ जो हैं उनसे बच भी कैसे सकते हैं। तो मैं उनका सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो जसमीत, मेरी नज़र में मेरे को लगता है कि वैसे तो देखो, गलतियाँ ऐसा कुछ होती नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि जो भी चीज़ आप सही नहीं कर रहे हैं वही गलतियाँ हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की है कि मैं उनको कैटेगराइज़ करूँ कि किस तरह से वो गलतियाँ हम करते हैं और किस तरह से हमारी जो सोच है हमें खुद ही रोकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टूडेंट्स की खुद की जो सोच होती है वही उन्हें रोकती है। तो सबसे पहली जो गलती मैंने देखी है वो है प्रॉपर कवरेज ना देना। प्रॉपर कवरेज मतलब लेट्स से कि ये सबसे बेसिक गलती होती है। कवरेज ना देना। हाँ, प्रॉपर कवरेज। जैसे मान लो सिलेबस 100% है, पढ़ना सिर्फ 50% है। हाँ जी। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ये भी होता है कि कोई चीज़ हमें उतनी रोचक नहीं लगती। बिल्कुल। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा है कि जो चीज़ रोचक है वो तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उस चीज़ में फिर हम बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में चले जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ में हमारी रुचि कम है वो हम उतना नहीं पढ़ते। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब किसी को मान लो क्रिकेट पसंद है, हाँ जी। तो वो क्या करेगा, उसे पता होगा कि परसों ही अब वर्ल्ड कप था, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। हाँ जी। तो उसे ये भी पता होगा कि जो एलाइजा हीली हैं हाँ जी। वो मिचेल स्टार्क की गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि क्रिकेट वो देखता है, तो वो क्रिकेट से रिलेटेड वो ट्विटर पे भी बैठ जाएगा, फेसबुक पे भी बैठ जाएगा। उसे वो चीज़ जो पता होने की ज़रूरत भी नहीं है उसे वो भी पता होगी। बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि लेट्स से अभी जो AFC कप हुआ था ये फुटबॉल का, वो चाइना ने जीता है जो, या जो एशिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट हुआ था मस्कट में, जो जापान ने जीता है, वो उसे नहीं पता होगा। तो कई बार क्या होता है, जिस चीज़ में हमारी रुचि है उसमें तो हम इतना ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा हम जो रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं है वो भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी जिसमें बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें हम 1% एफर्ट भी नहीं लेते हैं। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब अब ये पहला स्टेप है गलती का कि सिलेबस आपने कवर ही नहीं किया, राइट। कवरेज कहेंगे कि पहला ही एक ऐसी मिस्टेक है। हाँ। कवर पूरे अच्छे तरीके हाँ, से नहीं और ये सिर्फ करंट अफेयर में ही नहीं है, ये मैंने देखा है हर चीज़ में है। हर चीज़ है। अब मान लो मैथ्स है, हाँ जी। और ये मैं भी इसका दोषी रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाता हूँ। जब मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था, जब मेरी उम्र होगी 26 साल। अब मैथ में मैं कमज़ोर था, आज भी हूँ, लेकिन कैट के वक्त मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिए थे ठीक है। जो मुझे बिल्कुल, समझ लो, उनके नाम से ही भय लगता था। ठीक है। एक तो था फंक्शन एंड ग्राफ्स, मुझे आज भी याद है, और एक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैं पढ़ के नहीं गया था, और जब एग्ज़ाम आ गया कैट का, उसमें इनके 3 क्वेश्चन आ गए, उससे मेरा परसेंटाइल कम हो गया। ठीक है। तो वही है कि लेकिन बाकी जो थे उनमें तो मैंने बहुत डीप चला गया था। बहुत डीप। एग्ज़ाम आपको ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, हर चीज़ की आपको ऑप्टिमम नॉलेज हो, इस बात का आपका टेस्ट होता है। तो कवरेज ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपकी उसमें रुचि कम है। ये मैं मानता हूँ पहला रीज़न, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न कई बार ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता वो पढ़ना है। अब मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जब जाते हैं कहीं पे, वो तो हमें पता होता है क्योंकि मीडिया उसको बहुत चलाता है कि आज PM यहाँ गए, वहाँ गए, आज उनका यहाँ पे उद्बोधन हुआ या भाषण हुआ, आज वो उस प्रधानमंत्री से मिले, क्यों मीडिया बहुत ज़्यादा कवर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अभी अभी, और आज क्या तारीख है, आज 6 तारीख है, अभी भी वो नेदरलैंड में है। वो 2 कंट्रीज़ विजिट कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान और नेदरलैंड, और ये इंपॉर्टेंट हैं।
नीदरलैंड के साथ अभी हमारे 75 ईयर्स पूरे हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, और तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में इस्टेब्लिश हुए थे, तो अब 30 साल हो गए हैं। और तुर्कमेनिस्तान और ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। आज हम जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ अपना जो व्यवसाय है, ट्रेड है, वो बढ़ाना चाहते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, वो सेंट्रल एशिया से तो क्या आएगा। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़रों में। और अभी वो दिसंबर में बांग्लादेश भी गए थे, दिसंबर में मुझे बरसों मनाया जा रहा था वहाँ पे। तो हमें पता ही नहीं, लेकिन ये पढ़ना भी है, क्योंकि बच्चे क्या हैं कि उनको पता ही नहीं होगा कि प्रेसिडेंट के भी फॉरेन ट्रिप्स से क्वेश्चन आते हैं। और प्रेसिडेंट हमारे 2 साल तक कहीं नहीं गए थे कोविड के कारण। तो जब वो 2020 में वो कहीं नहीं गए, 2021 में कहीं नहीं गए, फिर 2021 जब खत्म हुआ तो दिसंबर में वो गए थे, तो तब बांग्लादेश गए थे, और अभी वो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड गए हुए हैं। तो दूसरा कारण हम जब कोई चीज़ कवर नहीं करते उसका ये है कि हमें पता ही नहीं होता, राइट। तीसरा कारण कवरेज ना देना किसी चीज़ को, उसका कारण ये होता है कि हम उसमें थोड़ा सा उसको और ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी GSAT-7B जो सैटेलाइट है मिलिट्री कम्युनिकेशन की, हम वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये पढ़ें तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इसका नाम GSAT-7B है तो मतलब 7A भी होगा, राइट। और है, हमने पहले GSAT-7 लॉन्च किया था जिसे रुक्मणी बोलते हैं, और फिर GSAT-7A हमने लॉन्च किया जिसे हम एंग्री बर्ड्स बोलते थे, 7A था वो, हाँ, और अब 7B कर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जब हम कुछ देखें कि भाई अगर ये मान लो जैसे कहीं इंडिया 3rd है रैंकिंग में, तो फर्स्ट कौन है, या उस रैंकिंग में सेकंड कौन है, या लास्ट कौन है। तो जैसे हम डायरी की जो बात करें जी, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा जाके ये एक जो सेकंड जैसे 7 और 7A के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं ये कहूँगा जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वॉलंटरी कवर नहीं करते कि रुचि नहीं है, और कुछ ऐसी हैं कि कवर करनी है ये हमें पता ही नहीं है। सही बात। तो ये काफ़ी बड़ा मेरे को लगता है कारण है कि बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। तो ये पहली गलती मैं कहूँगा कि प्रॉपर सिलेबस आपने कवर नहीं किया, राइट। अब मैं आता हूँ दूसरी गलती पर। दूसरी गलती है अपडेशन ना होना। हाँ, ठीक है, जैसे पहले पढ़ लिया बट अब हाँ, एग्जाम आ रहा है तो उससे पहले उसको लेटेस्ट नहीं है, या जिस चीज़ को पढ़ा है कई बार वो अपडेशन प्रोन होती है, राइट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जो बताता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन से हैं। उन्होंने एक बार कोई रैंकिंग दे दी तो ऐसा नहीं है वो पत्थर की लकीर हो गई, वो हर हफ्ते अपडेट होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे हो सकता है कभी जापान हो, तो हो सकता है आज कोई और कंट्री भी हो, लेकिन अब किसी ने याद कर लिया कि नहीं जापान है तो वो सोचेगा कि वो जापान ही रहेगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होता। मैं एक चलिए इसका बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे भारत के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनका उतना विकास नहीं हो पाया, तो उन्हें हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ना बोलकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। नीति आयोग उनको बोलता है एस्पिरेशनल या आकांक्षी जिले हैं ये, क्योंकि उनमें विकास उतना नहीं हो पाया। अब उनकी हर महीने रैंकिंग आती है कि भाई ये टॉप कौन रहा इसमें, मतलब हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नंबर 1 कौन रहा। अब उसमें जो जब जनवरी की रैंकिंग आई थी, इसी साल जनवरी 2022 की रैंकिंग आई थी, तो मुजफ्फरपुर था बिहार का, यानी कि मुजफ्फरपुर ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया आउट ऑफ ऑल द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। लेकिन जब फरवरी की रैंकिंग आई थी तो उसमें कटिहार था, वो भी बिहार का ही है। कटिहार ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था फरवरी में। तो ये एक अपडेशन है। लेकिन किसी ने अगर उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या पढ़ते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया कि भाई ये तो जनवरी की रैंकिंग है, तो वो सोच लेगा, तो वो बस उसका दायरा अपना इतना सीमित हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 कौन है, भाई मुजफ्फरपुर। उसके बाद उसे नहीं पता कि फरवरी की हो गई है और अब अप्रैल के हम शुरू में बैठे हैं, आप 2-3 दिन और रुकेंगे तो मार्च की भी आएगी, तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से, क्योंकि कई बार क्या है जब ये अपडेशन है तो वो खुद बता देते हैं, जो भी देने वाली एजेंसी है, जैसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ होता है, हर मंथ के लिए होता है, तो उसमें तो वो लिख देते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी ये, लेकिन कई बार उतना सीधा लिखा नहीं होता, तो उसमें स्टूडेंट को खुद से वो एफर्ट करना होता है अपडेट करने की। अपडेट तो उसका साइकिल पता होना चाहिए कि वो मंथली हो रहा है या ईयरली हो रहा है, और एग्जाम से पहले जो रेलेवेंट डेटा है वो उसको अपडेट करके याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि एज एन एग्जामिनर तो हर कोई चाहेगा कि उसी में कंफ्यूज करे। मुजफ्फरपुर एक ऑप्शन होगा ही होगा जिससे वो एक ट्रैप बना के बच्चों को इसमें कंफ्यूज कर सके। और जो भी आप देखेंगे, जो ज़्यादा एग्जामिनर को पता है ये चीज़ कि बच्चा कितना कवर करता है, तो वो उसी मेंटलिटी के साथ वो उसको देखता है कि मतलब
अपडेशन तो बहुत ज़रूरी है, अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडेक्सेस में, हर चीज़ में। रिपोर्ट्स इंडेक्सेस जो बार बार आती रहती है उनमें तो बहुत ज़्यादा जरूरी हाँ, और एक मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप गूगल के भरोसे बैठे रहते हैं कि गूगल पे आपको सही आंसर मिल जाएगा, गूगल जब भी हम कुछ सर्च करते हैं जो रिजल्ट दिखाता है वो दिखाता है जो बहुत ज़्यादा विजिटेड होता है, नॉट नेसेसरीली जो बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट होता है। तो उसमें आप देखेंगे तो आंसर वही घिसा पिटा पुराना आएगा, क्योंकि उस पेज को मान लो 10 मिलियन लोग विजिट कर चुके हैं, लेकिन जो नया लेटेस्ट है उसको तो अभी कुछ हज़ार ने विजिट किया होगा। तो गूगल की रैंकिंग में वो जो पेज होगा वो कहीं पीछे आएगा, तो आपको लगेगा हाँ जो जो आंसर है वो वही है जो आपने याद किया हुआ है, लेकिन सच्चाई वो नहीं होगी। तो ये भी मेरे को लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे को पता भी नहीं होगा कब क्या सर्च करना है, वो हर चीज़ जाके सर्च करना एक अपने आप में बहुत बड़ा बिल्कुल, टास्क है। तो यही बिल्कुल, सब बिल्कुल। चीज़ें जो हैं बच्चों की आसान करते हैं, जैसे कोर्स हो गया, करंट जी। अफेयर्स के कोर्सेज हो गए, जी ये सब हेल्प करते हैं कि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे के लिए रेलेवेंट वही जी। बच्चे तक पहुंच सके। जी, तो मुझे लगता है यहाँ पे शिक्षक का रोल बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। अगर शिक्षक को पता है ये सब चीज़ें, तभी वो बच्चे को बता सकता है। शिक्षक को जितना आता है उससे ज़्यादा वो बच्चे को कभी पढ़ा नहीं सकता। शिक्षक बच्चे को उतना ही पढ़ा सकता है जितना उसे खुद आता है। तो मेरे को लगता है शिक्षक के का दायित्व बनता है कि वो अपडेटेड नॉलेज उसे समय समय पे देता रहे स्टूडेंट्स को। ठीक बात है। और नेक्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी बात कर ली कवरेज की बात कर ली, तो डेप्थ की अगर हम बात करें, और उसके बाद अक्सर हमने देखा है कि हमारी जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई हम एनसीईआरटीज़ करते हैं वो सब करते हैं, उसमें भी एक हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन रहती है। तो ये क्या करंट अफेयर्स में भी हमें छवि इसकी देखने को मिलती है कि जो लिमिटेड सिलेबस हमें एनसीईआरटीज़ में और इसमें पढ़ाया जाता है, तो करंट अफेयर्स भी हमारी तैयारी उसी तरफ एक तरफ ही रुझान हो जाता है, ऐसा भी है? देखो, ये मैंने देखा है, ये होता है। करंट में रिलेटिवली कम होता है, लेकिन होता है। मैं इसका एक एग्जांपल ऐसे कहना चाहूँगा इसे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम एनसीईआरटी पढ़ते थे सब, ठीक है? उसमें मान लीजिए मुगल वंश है या मौर्य वंश है, वो तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन उतने ही इम्पॉर्टेंट राष्ट्रकूट है या जो भी साउथ के चोल वंश वगैरह, ये एक पहरे में ख़त्म कर दिए जाते थे। विजयनगर एम्पायर मुझे याद है 7th क्लास की एनसीईआरटी में एक पहरे में इतने से में ख़त्म कर दिया था। डेक्कन सल्तनत, वो सिर्फ एक पहरे में ख़त्म कर दिया था। तो जब उसमें बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में भारत को लेकर एक जो छवि है वो बहुत गलत विकसित होती है। वो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि बस नॉर्थ इंडिया ही सब कुछ है, मान लीजिए साउथ में तो कुछ उतना हुआ ही नहीं, जबकि साउथ के जो किंगडम्स हैं हमें डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते। तो इसमें गलती सरकार की है। हमारा जो करिकुलम है एनसीईआरटी में वो दिल्ली सेंट्रिक है। तो वो मुझे लगता है एक चीज़ कुछ बच्चों में देखी है, सब में नहीं कहूँगा, लेकिन अब मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की कोई स्कीम आई, गवर्नमेंट स्कीम, वो तो बच्चा उसे पढ़ लेगा। साउथ की तमिलनाडु की कोई नई स्कीम आई है तो उसे लगेगा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि जो यूपी में हो रहा है या जो बिहार में या जो राजस्थान या हरियाणा या जम्मू कश्मीर, वही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट पर फोकस नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के तो बल्कि स्टेट्स भी नहीं पता होंगे, स्टेट्स भी नहीं पता होंगे, कैपिटल नहीं पता होंगे। मतलब नॉर्थ ईस्ट पे तो मैंने देखा है कुछ बच्चों को पता ही नहीं है। उनके लिए वो मिजोरम भी वही, मेघालय भी वही, मणिपुर भी वही। अगर मैं एक मैप दे दूं और कहूं मणिपुर, मेघालय और मिजोरम दिखाओ तो मुझे नहीं लगता 90% बच्चे मुझे बता पाएंगे। लेकिन ये कहूँगा एग्जाम में आजकल जो आप पैटर्न देख रहे हैं, अब नॉर्थ ईस्ट पे फोकस बहुत ज़्यादा होने लगा है, और उसका रीज़न एक और भी है। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है। अब आप मुझे कोई भी स्टेट, जैसे अभी मेघालय के 50 साल पूरे हुए हैं, मेघालय जब बना था 21 जनवरी 1972 को बना था, तो 50 साल हो गए, तो मेघालय से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब 50 साल हो गए तो कुछ वहाँ पे होगा। अब वहाँ पे टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही है, राइट। नागालैंड में भी अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। मणिपुर में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज मणिपुर में बन रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हैं वो किसी भी तरह से कम नहीं है, राइट। अभी हमने देखा आसाम और मेघालय का जो डिस्प्यूट था बहुत पुराना, वो भी सुलझा है। नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और साउथ इंडिया से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रही। जैसे अभी अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, उसको मैं एक तरह से वेस्ट इंडिया बोल लेता हूं महाराष्ट्र को, साउथ में ही, क्योंकि साउथ इंडिया कुछ होता नहीं है वैसे, ये भी मैं आपको बता दूं। हम जो साउथ ऑफ द विंध्याज हैं उसके नीचे बोल देते हैं रफली कि ये साउथ इंडिया है, तो उस डेफिनेशन से तो महाराष्ट्र भी साउथ इंडिया में हो गया। कई बुक्स उसे वेस्ट इंडिया में दिखा देती हैं क्योंकि वो एकदम वेस्ट में है। महाराष्ट्र में अब जैसे ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बन रही है हिंगोली में, ये इंडिया में पहली है। इसी तरह से तमिलनाडु में जो डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है वो पहला है। या जो नवेली जहाँ लिग्नाइट के भंडार मिले हैं वहाँ पे लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, वो इंडिया में पहला है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंडिया में पहली हो रही हैं साउथ में, वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें होती ही साउथ में।
अब जैसे भारत में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, लेकिन जब कोई कॉरिडोर बनेंगे तो उनके नोड भी बनेंगे, नोडल पॉइंट जहाँ वो मिलेंगे। तो 2 नोड्स इंडिया में बन रहे हैं, कृष्णापट्टनम में जो आंध्रा में है और टुमाकुरु में जो कर्नाटका में, अभी साउथ में है। तो साउथ इंडिया में इतनी सारी नई स्कीम्स हैं, लेकिन क्या होता है, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँगा, मान लो कि तेलंगाना में ये नई योजना स्टार्ट हुई है, एक अभी स्टार्ट हुई थी, मना वोरू मना बड़ी, मतलब मेरा गांव मेरा विद्यालय, बच्चा उसे पढ़ेगा ही नहीं, बच्चे को लगेगा ये कहाँ आता है, कोई वही नॉर्थ की कोई पढ़ लेता हूँ, घर घर राशन योजना या कोई इस तरह की। तो वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो उनका जो नॉलेज का जो आधार स्कूल में क्रिएट किया गया, जो नॉर्थ सेंट्रिक था या दिल्ली सेंट्रिक था, वो दिमाग से निकलता नहीं आसानी से। वो बच्चा मानता ही नहीं कि यूपी की स्कीम एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी तेलंगाना की है। इनफैक्ट पिछले साल मैं आपको कई एग्जाम बता सकता हूँ जिनमें दलित बंधु, ये जो रायतू बंधु, दलित बंधु तो इस साल आई है, रायतू बंधु ये आई थी, और बच्चा उसमें थोड़ी सी कोशिश अगर करे तो बड़े आसानी से सीख सकता है। जैसे रायतू मतलब किसान होता है, तो पता, तो रायतू बंधु मतलब क्या, बंधु तो आपको पता ही क्या होता है, मित्र, किसान का मित्र। तो बच्चा लेकिन कोशिश नहीं करता है उसमें, उसको लगता है कि ये साउथ के नाम है तो एग्जाम में नहीं आएंगी। बल्कि आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, जो भी नेशनल लेवल का पेपर है, उसमें साउथ की स्कीम भर भर के पूछी जाती हैं। साउथ की जो भी तमिलनाडु में, केरला में चीज़ें हो रही हैं, बहुत इनोवेटिव हो रही हैं, वो पूछी जाती हैं, और उससे बचा नहीं जा सकता। तो ये भी एक, मैं कहूँगा, एक रीज़न है। एक चलो इसी में मैं थोड़ा और आगे तक बढ़ता हूँ, ठीक है। हम स्टेट सेंट्रिक हो जाते हैं, ये भी एक रीज़न है, कवरेज नहीं करते ढंग से। हम कंट्री सेंट्रिक भी हो जाते हैं कई बार, कि सिर्फ इंडिया में जो चीज़ हुई है वो पढ़ ली, बाहर जो हो रहा है उससे मतलब ही नहीं फिर। लेकिन बाहर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एग्जाम में आता है। और अब चाइना ने ये अर्थ साइंस सैटेलाइट छोड़ी है, ये दुनिया में पहली है, गुआंगमू जिसका नाम है, ये भी हमें पढ़नी है। चाइना ने अभी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक शिप बनाई है, 7500 मेगावाट की बैटरी लगाई है उसमें, वो भी पहली है। तो जो भी वर्ल्ड में भी चीज़ें हो रही हैं, हमें उन पर नज़र रखनी है। अभी कल ही एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पास हुआ है अमेरिका में, तो वो हमें पता होना चाहिए एमेट टिल कौन था, उसके नाम पे ये लिंचिंग लॉ क्यों अमेरिका में। जैसे एडवांस कंट्री में सोचिए कि लिंचिंग को लेकर कोई कानून ही नहीं था, ये तो अब आ रहे हैं, राइट। तो एमेट टिल कौन था जिनके नाम पे, वो जो 14 साल का बच्चा था जिसको लिंच कर दिया गया था, उसी के नाम पे नाम रखा है। तो फॉरेन की न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि एग्जाम में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन ये आ रहे हैं कि पहले सुपरफिशियल नॉलेज से काम चल जाता था, अब नहीं चलेगा। सही बात है। तो इसमें अगर हम देखें कि मीडिया का भी तो अपना रोल रहता है, जैसे मीडिया भी काफ़ी दिल्ली सेंट्रिक है, काफ़ी इंडिया स्पेसिफिक है, बट जैसे ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, चाहे वो चाइना में हो रहा है कुछ पहली बार या यूएस में हो रहा है, तो पूरी ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करता है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन सबको याद करना, थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त करना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप साउथ की कोई न्यूज़ है, मेरे को नहीं लगता हमारे कोई भी नॉर्थ के चैनल उसे दिखाते हैं। कहीं ना कहीं फिर देखिए, जनता भी तो फिर एकेडमिक नहीं है ना। जो व्यक्ति टीवी देख रहा है वो ऐसा तो नहीं है सारे की एग्जाम के लिए जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हैं जैसे, तो वो साउथ की न्यूज़ क्यों देखेंगे? उन्हें क्या मतलब तेलंगाना के किसी गांव में। अब तेलंगाना का एक गांव है, मैं आपको चलो बताता हूँ। तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव आप हैरान होंगे जान के, दुनिया के 3 उन गाँव में आता है जो यूनाइटेड नेशंस ने जिनकी तारीफ करी है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, UNWTO के थ्रू, कि जो दुनिया के बेस्ट विलेज टूरिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन उसमें किसी की रुचि नहीं है उस चीज़ में कि एक गांव है कोई पोचमपल्ली। और कई बार लोग इसलिए भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसमें वो नाम जो थोड़े होते हैं साउथ के, उनको फिर उन्हें लगता है कि ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि उनको तो रिवाइज और ज़्यादा करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो रिवीजन एक अगली मिस्टेक हमारी होगी कि बच्चे रिवाइज ही नहीं कर रहे। हाँ, ये मैं तीसरी मिस्टेक कहूँगा, रिवाइज नहीं कर पाना। तो रिवाइज देखिए, समस्या ये है, आप कभी भी किसी का स्कोर देखिए। अभी क्लर्क वगैरह में तो आप मानेंगे नहीं, कुछ सर्कल्स में तो 1-1, 2-2 नंबर कट ऑफ जा रहा है, लेकिन बच्चे वो भी नहीं कर पा रहे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक एग्ज़ाम में अगर 100 नंबर का है तो कट ऑफ करंट अफेयर में, ऑब्वियसली करंट अफेयर तो 40-50 नंबर के ही आते हैं ज़्यादातर, चलो 40 के मान लेता हूँ। 40 में से कट ऑफ जा रहा है 11, 12, 8, 6, 7। कभी ऐसा नहीं होता कि 40 में से 40 जा रहा है या 40 में 23 जा रहा है, या इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे, अगर किसी से आप बात करेंगे कि भाई करंट अफेयर का तुम्हारा कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो वो ये नहीं कहेगा कि क्वेश्चन इतने टफ थे कि मुझसे हुए ही नहीं। ये कभी सुनने को नहीं मिलता। सुनने को ये मिलता है कि अंदाजे से मार्क किए। जो आप किसी भी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, ठीक है।
आंसर तो हमारे सामने ही है। सामने ही है, बस वो जो 2-3 में कंफ्यूजन हो जाती है वो हम अंदाजे से मार्क करते हैं। सुना सब होता है लेकिन निश्चित जुबान पर कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तक कहूँगा मैं तो, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं और उसका जवाब आपको पता है तभी आपको वो याद है। आप मुझसे ये मत कहिए कि आप 4 ऑप्शन दीजिए। अभी क्या होता है, मैं किसी से कहता हूँ चलो इसका आंसर ये दो, कहते हैं कि सर 4 ऑप्शन तो दो। तो 2 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी वो जिन्हें वो आता है और एक कैटेगरी वो जिन्हें वो ऑप्शन के साथ आता है, वैसे नहीं आता है। और जिन्हें वो ऑप्शन के साथ आता है उनका सीधी सी बात है रिवीजन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ऑप्शन भी वही आएंगे। कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई चीज़ एग्जाम से पहले पढ़ी, फ्री माइंड से पढ़ी, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, आपके जो 4 ऑप्शन थे अब एक कहीं ना कहीं दिमाग में वो भी पैटर्न बन जाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने एक प्रैक्टिस शीट में पढ़ा या पीडीएफ में पढ़ा, उसमें उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड नंबर पे रखा हुआ है और जो बाकी, तो आपकी ऑप्शन से भी फैमिलियरिटी बन जाती है। लेकिन एग्जाम में जब वो तोड़ मरोड़ के आएगा और उस प्रेशर वाली सिचुएशन में आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पेपर तो छोड़िए, कई बच्चे तो जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं वो बाहर की जो भीड़ होती है उसे देख के ही प्रेशर में आ जाते हैं, या एग्जाम सेंटर में जब वो अंदर जाते हैं हॉल में उसी वक्त उनके हाथ कांप रहे होते हैं, और जब वो पेपर को देखते हैं उसमें वो उस प्रेशर वाले माहौल में वो जब वो क्वेश्चन को देखेंगे और अगर उन्हें ऑप्शन के साथ पता है तो वो कहीं ना कहीं गलती करेगा। और कुछ बच्चे आपने देखा होगा अक्सर ऐसा बोलते हैं कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। वो कहाँ 1-2 नंबर कहाँ गए, वो यहीं तो गए, और कहाँ गए कि आपने अभ्यास नहीं किया, रिविजन नहीं किया। इनफैक्ट मेरी अपनी किताब में भी मैंने एक लाइन लिखी है कि रिविजन जो है ना वो OTP है सक्सेस का। आजकल हम OTP की बात करते हैं, जब तक OTP नहीं डालोगे ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो ये एक तरह का OTP है। रिवीजन, पुनर्अभ्यास जितना आप करेंगे उतना वो चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। और उन 10% क्वेश्चंस को भूल जाइए जो कोई नहीं कर पाएगा। आपका सिलेक्शन वो नहीं रोक रहे, आपका सिलेक्शन वो 60-70% क्वेश्चन रोक रहे हैं जो बहुत आसान थे, जो आपने नहीं किए, जो सब कर रहे हैं पर आपने नहीं किए। और हर एग्जाम की यही कहानी है कि जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप वो करिए पहले, उसी में आप इतने मजबूत हो जाइए। लेकिन हम क्या है, हम वो शायद अगर हम कुछ अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो शायद हम एक क्वेश्चन ऐसा कर दें जो कोई ना कर पाए और हम उस चीज़ का गर्व महसूस करें कि देखो ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया, ये मैंने कर दिया। लेकिन जो बाकी जो 70% जो सब कर रहे हैं वो आपने नहीं किया। तो एग्जाम रेलेवेंस होनी बहुत जरूरी है और तैयारी भी उसी हिसाब से लाइन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम तो हर स्टूडेंट के पास लिमिटेड है। एंड देखिए जैसे आपको ये पता होगा, बेल शेप कर्व का हम एग्जांपल देते हैं, और बेल शेप कर्व कहते हैं कि दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल होती है, एक ऐसा कर्व है। अब आपने एक बेल शेप कर्व बनाई है, बेल शेप कर्व जब बनेगी ऐसे, तो ये जो बेल का जो पीक है ये उन क्वेश्चंस का है जो सब करेंगे, जो होने चाहिए, सबको आने चाहिए। और जो 2 एक्सट्रीम है, आप उन 2 एक्सट्रीम वाले क्वेश्चंस को छोड़ भी देंगे तो आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। हो सकता है रैंक पीछे आ जाए लेकिन रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन वो आपने पीक अगर छोड़ दी तो आपका कोई चांस नहीं। तो रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि जो 60-70% जो मेरा एक आधार है, जो मेरा कोर है, जिस पर मेरी पूरी तैयारी या रिजल्ट निर्भर है, मैं उसको पक्का करके जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। एंड रिवीजन के लिए आई थिंक मैगजीन्स जो है, वीडियो देखने के बाद जो एक साइड नोट्स और जो मैगजीन्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसी तरह से जैसे हमने बात करी जो वीकली या मंथली जो अपडेट्स हो रहे हैं वो वहीं पे अगर हम मार्क कर लें कि ये हमारा फरवरी का डेटा है मैगजीन में ही, और नेक्स्ट मंथ फिर आएगा, एग्जाम मेरा अप्रैल में है बट मार्च का डेटा भी यहाँ लिखना है, तो वहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देगा बच्चा, तो रिवीजन में भी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हेल्प होगी और अपने नोट्स भी बनाने हैं, अपने नोट्स में आखिर में अपने नोट्स ही काम आते हैं। इनफैक्ट नोट्स बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। सही बात है। नोट्स का मतलब ही वही होता है जो अपने हाथ से बनाया जाए, क्योंकि अपने हाथ से बनाएंगे तो लास्ट में जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो मेरे को लगता है वो काफ़ी आप उसमें हेल्प मिलेगी। आजकल तो यही लगता है ना कि टॉपर के नोट्स उठा लो और हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने देखा है, ये यूपीएससी वगैरह इन एग्जाम्स में लोग करते हैं ऐसा। हाँ जी। लेकिन जो दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर कोई नोट्स बनाने से बचता है ये कहकर कि टाइम लगेगा, तो आप वो टाइम खर्च नहीं कर रहे, वो निवेश कर रहे हैं। और आप कंपेयर तो करिए कि ऐसा थोड़ी है कि बाकी टाइम आपका इतना कीमती है कि आप क्या कर रहे हैं टाइम बचा के। अगर आपको मान लो 2 घंटे नोट्स बनाने हैं रोज और आप वो नहीं लगा रहे, तो आप बदले में क्या कर रहे हैं आप वो भी तो देखिए। आप ट्विटर पे बैठे हैं, आप फेसबुक पे बैठे हैं, आप लोगों से उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप दोस्तों से बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप वो टाइम बचा के कुछ और बहुत प्रोडक्टिव कर रहे हैं इसलिए टाइम नहीं मिल रहा। टाइम आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी प्राथमिकता नहीं है वो। आपको अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगानी है,
और बची हुई बाकी चीज़ों में लगानी है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं वो, अपनी एनर्जी सारी चीज़ों में लगा के जब लास्ट में बैठते हैं रात को कि कुछ नहीं पढ़े, तो बची खुची एनर्जी पढ़ाई में लगाते हैं। तो उसमें फिर आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा जितना जितना मिलना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए 200 ग्राम संतरा डाला है जूस की मशीन में, तो आपको उससे ज़्यादा तो जूस नहीं मिल सकता ना। तो जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। तो ये मेरे को लगता है एक और बहुत बड़ी गलती है जो रिवीजन ना करना, जिस पे उन्हें कुछ करना चाहिए। तो कवरेज हो गया, डेप्थ हो गया, रिवीजन ना करना, एंड जो एग्जाम रिलेवेंट है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे इंडिया से बाहर का हो, वो सारी चीज़ें पढ़ना जो एग्जाम रेलेवेंट है, एंड ऑप्टिमम तरीके से तैयारी करना रिवीजन के साथ, वो हमारे लिए हेल्प करेगा, राइट? डेप्थ पे मैं डेप्थ में और ज़्यादा थोड़ा बताना चाहूँगा कुछ, क्योंकि डेप्थ एक ऐसी चीज़ है जो लिमिट करनी भी ज़रूरी होती है। तो ये एक दोधारी तलवार की तरह होती है। दायरे की जैसे हमने हाँ, दायरे की बात की थी। देखो, डेप्थ में आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेप्थ में पढ़ें, पर डेप्थ में एक लेवल के बाद फिर रुक जाएं, क्योंकि आप उतना ही पढ़ें जितना रिवाइज कर सकें। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 देशों के प्रधानमंत्री भारत आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी अभी गए हैं आकर, शेर बहादुर देउबा, और जापान के फुमियो किशिडा, दोनों आए थे। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ें इसमें? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि जब वो भारत आए, सरकार का वेबसाइट है mea.gov.in, उस पर एक विज्ञप्ति निकलती है। एक जब वो चले जाते हैं तो एक सर्कुलर तो नहीं कहूँगा, नोटिफिकेशन टाइप, हाँ, प्रेस रिलीज निकलता है। उसमें पूरी डिटेल होती है कि वो क्या करके गए हैं। मैं उसी को रेफ़र करता हूँ। अभी नेपाल का मैंने देखा परसों जो प्रेस रिलीज़ था, उसमें ये लिखा था कि वो 4 एग्रीमेंट साइन हुए। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच 4 एग्रीमेंट साइन हुए। तो सबसे पहली चीज़ उनको पढ़िए कि वो 4 एग्रीमेंट कौन से हैं। उसमें 2 तो तेल और गैस के थे, एक रेलवे टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है उसका था, और एक था कि नेपाल 105वां मेंबर बन रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये थे 4। साथ में एक न्यूज़ ये भी थी कि नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा भारत और नेपाल के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है। अब अगर उसमें है कि भाई नेपाल 105वां मेंबर बन रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो 104वां और 103वां और 102वां कौन था? कम से कम शुरू के 2-3, पिछले 2-3 तो पता होने चाहिए। तो 104वां अंगोला था, 103वां सीरिया था, और 102वां था एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, आप चाहें तो अमेरिका छोड़ सकते हैं, वो 101वां था, लेकिन अमेरिका भी 3-4 महीने पहले ही बना है, तो वो भी आपके 6 महीने के दायरे में आ गया। फिर ये जो न्यूज़ है कि नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डेप्थ में कैसे जाना है। पहली बात, क्या नेपाल पहला कंट्री है जिसमें रुपे कार्ड लॉन्च हुआ है? नहीं, वो चौथा कंट्री है। और ये मैं बताऊं आपको, ये एक अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ये ना उस प्रेस रिलीज में लिखा था कि वो चौथा कंट्री है, उसमें तो बस ये था, आप भी जाके देख सकते हैं PIB में, उसमें तो बस सिर्फ ये था कि नेपाल में वो लॉन्च हो गया। ये एक टीचर का दायित्व बनता है बच्चे को बताना कि भाई नेपाल चौथा है, सबसे पहले भूटान में, फिर सिंगापुर में, फिर UAE में। तो नेपाल चौथा है। और ये मैंने कहाँ पढ़ा? ये मैंने कम से कम 15-16 न्यूज़ आर्टिकल पढ़े, तब मुझे मिला एक में जाके, क्योंकि मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि मैं बच्चे को बताऊं, क्योंकि ज़रूरी है ये। वरना क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला कंट्री कौन सा था जिसमें रुपे कार्ड लॉन्च हुआ है, बच्चा मार्क कर देगा नेपाल। उसे लगेगा कि अभी अभी गए हैं तो यही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रुपे कार्ड पहले भूटान में लॉन्च हुआ था, फिर सिंगापुर में हुआ था, फिर UAE में, और इंडिया तो चौथा कंट्री है। हाँ, UPI सबसे पहले नेपाल में लॉन्च हुआ है। तो रुपे और UPI में तो फ़र्क है ना। आप भी रुपे कार्ड यूज़ करते होंगे, और UPI तो बिल्कुल अलग चीज़ है। अब लेकिन कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती। वैसे मैं इसमें श्रेय दूंगा प्रिंट न्यूज़पेपर को, print.in, जो शेखर गुप्ता का न्यूज़पेपर है। सिर्फ उन्होंने कवर की है ये न्यूज़ कि इंडिया चौथा कंट्री था। तो जो भी उनके एडिटर, मैं उनको बधाई दूंगा इस बात की। नेपाल चौथा कंट्री था। मैंने सारे पढ़ लिए, मैं 16-17 न्यूज़ तो पढ़ता ही हूँ। ठीक है, अब सिर्फ इतना भी काफ़ी नहीं है कि नेपाल पहला कंट्री जिसने UPI लॉन्च हुआ, क्योंकि एक भीम UPI भी होता है। सिर्फ UPI नहीं, भीम UPI। और भीम UPI को लॉन्च करने वाला पहला कंट्री था सिंगापुर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई भीम UPI लॉन्च कहाँ पे हुआ, तो फिर आंसर सिंगापुर है। सिर्फ UPI है तो आंसर नेपाल है। लेकिन सावधान, यहीं पे अगर ये पूछें कि पहला कंट्री कौन सा था जिसने भीम UPI को लॉन्च किया अपना QR कोड बनाने के लिए, तो आंसर भूटान है। यानी भूटान में भीम UPI लॉन्च तो हुआ, सिंगापुर के बाद हुआ,
लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल अपना QR कोड यूज़ करने के लिए किया। तो भीम UPI अपना QR कोड यूज़ करने के लिए पहला कंट्री भूटान था। तो आप देखिए इतनी ही सी चीज़ में इतने क्वेश्चन बन गए। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है डेप्थ, तभी तो कहते हैं कि डेप्थ क्या है, वरना डेप्थ यही तो है और क्या है। इसी तरह से सेम आप उसका एनालिसिस करिए। जापान के जो प्रधानमंत्री आए थे, अब तो मैंने आपको बता दिया कैसे एनालिसिस करना है, अब तो आप कर सकते हैं। तो आप शुरुआत करिए कि भाई भारत और जापान के बीच कितने एग्रीमेंट हुए थे, 6 एग्रीमेंट हुए थे। उनको पढ़िए जाके कि भाई 6 कौन से थे। जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप ये चीज़ें खुद पढ़ सकते हैं, बस आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा और वो एक्सपीरियंस के साथ जो आता है वो थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएटली वो एक्सपीरियंस जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एग्जाम रेलेवेंस समझना एंड किस डेप्थ में जाना, कहाँ रोकना, वो तो कुछ समय के बाद ही आता है। मतलब तो मेरे को लगता है, देखिए बच्चा ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा। बच्चा आप भी पढ़ सकता है, बस थोड़ा सा उसे दिशा चाहिएगी। और इसलिए हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है, वीडियो का टाइटल ये था कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें। तो उसमें मैं वो सारे सीक्रेट्स एक तरह से बता रहा हूँ, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। तो अगर कोई बच्चा देख रहा है और उसे जापान के जो प्रधानमंत्री जब आए थे उसका एनालिसिस करना है, तो आप ये देखिए कि भाई 6 एग्रीमेंट जो साइन हुए वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हो रहा है, जापान के साथ हम क्या कर रहे हैं। जापान के साथ हमारे अभी 70 साल पूरे हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, 70 साल हो गए हैं। तो वो 70 साल में क्या क्या हुआ ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 70 साल जब पूरे हुए तो हमने क्या किया। तो हमने एक लोगो लॉन्च किया था। लोगो भाई कुछ तो हम एक, जैसे अब आप कुछ अचीव करते हैं तो हम एक ट्रॉफी देते हैं ना। तो जापान और हमारे बीच जब ये हुआ तो हमने एक लोगो बनाया और उस लोगो में जापान का जो नेशनल बर्ड है ग्रीन फिजेंट वो था और हमारा नेशनल बर्ड था पीकॉक। तो ये एक तरह से एक मैत्री का एक प्रतीक था कि तो यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तो मैं ये भी बताता हूँ अपने वीडियो में कि जब वो ग्रीन फिजेंट है तो उसको आप कलिज फिजेंट से कंफ्यूज मत करना, जो कश्मीर ने अपना अभी स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। यूटी बर्ड, टेक्निकली यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो यूटी बर्ड डिक्लेयर किया है। तो वहाँ तो ये सब भी बताते हैं। तो बस ये है कि आप जब एक कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति से पढ़ते हैं, तो ये फ़र्क तो रहता ही है। बाकी बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसके पास उतना समय होना चाहिए कि वो ये सब चीज़ें खुद ही फिर पढ़ सके। बस वही है। ठीक है। तो आपको लगता है सर कोई और मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, कुछ रह गया हो कि बच्चों का जिससे हेल्प हो सके? जैसे हमने दायरे की बात करी, कवरेज की बात करी, हमने कवरेज की बात हमने कर ली, रिवीजन की बात कर ली, इंडिया सेंट्रिक हमने बात कर ली, और मेन तो यही है मुझे लगता है। बाकी एक वो पॉइंट थोड़ा और इलेबोरेट किया जा सकता है, रोचक वाला जो मैंने बताया था कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हम पढ़ लेते हैं, उसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट कर सकते हैं, बट वो हम कभी मेरे ख्याल से कभी और करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जो एक चीज़ होती है, जैसे बच्चे को स्टैटिक और करंट अफेयर्स के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स तो पढ़ लिया हमने, पिछली बार भी करंट अफेयर्स समझा कैसे करना है, अब गलतियां भी अगर हम उनको ना दोहराएं, बट एक जो बैलेंस है करंट अफेयर्स और स्टैटिक के बीच में, तो वो कहाँ पे रुकना है, ये बड़ा एक बैलेंस कैसे बना के चलना है वो समझना जरूरी है। देखो स्टैटिक में तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन तो होता नहीं है। इसका एक शॉर्टकट आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो शॉर्टकट कोई फुल प्रूफ तो है नहीं। अगर स्टैटिक पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं तो शॉर्टकट वाला व्यक्ति हो ही नहीं। शॉर्टकट वाला व्यक्ति होता तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करता, या मैं आज वीडियोस तो आजकल ऐसे ही चल जाती हैं वो तो, बट उसमें ज्ञान होता नहीं है। अच्छा आप एक बात बताइए, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या, मैंने भी देखे हैं वो वीडियो, ऐसा नहीं मैं देखूं तो सभी क्या है कि ये कह रहा है जो चीज़ हम 800 मिनट महीने के मांग के पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट में पढ़ा दूंगा। ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं? अब कोई नाम है वो उनको याद करवाना है, तो मान लो जगह का नाम है रामागुंडम। रामागुंडम तेलंगाना में एक जगह है जहाँ पे अभी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया था उसने, एनटीपीसी ने। अब वो उसमें कुछ कहानियाँ सी बनाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, उसके हाथ में गन है और वो डैम पे चढ़ गया तो रामा गन डैम, इस तरह की। अरे इतना आप कहानियाँ याद रखोगे, इससे अच्छा तो आप वही याद रख लो। और कितनी कहानियाँ आप याद रखोगे? तो इस तरह की ये कहानियाँ वानियाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये बेकार की बातें हैं। इनफैक्ट अंग्रेजी में कहावत है, लर्न द ट्रेड, डोंट लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स से कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि कितने ट्रिक्स, और आप 3-4 साल से घर पे बैठे हैं और ट्रिक्स में आप कितना समय बचा लेंगे आप? ये तो वो बात हो गई कि जैसे सम पीपल स्पेंड देयर
एंटायर लाइव्स ट्राइंग टू गेट रिच क्विकर। ये तो वो बात हो गई। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो घर पे बैठे हैं 3-4 साल से और वो इस जल्दी में हैं कि वो सिलेबस जल्दी खत्म कर ले टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के। तो आपका समय बच रहा है उसमें, 3-4 साल आपके बर्बाद हो गए टिप्स ट्रिक्स के चक्कर में। कोई टिप्स ट्रिक्स काम नहीं आती। तो मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। मैंने तो रेपिटेशन और क्रॉस लिंकिंग बताया था, वही काम आता है, उसी से मैंने तो कम से कम उससे रिजल्ट दिए हैं। बाकी कोई ऐसा टीचर हो क्लेम करता हो कि भाई उसने इतने सिलेक्शन दिए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के करंट अफेयर में, तो भाई आप लीजिए उनका इंटरव्यू। कोई शायद जब तक एक प्रिपरेशन नहीं हो तब तक तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, और कईयों का हो भी गया तो वो हो सकता है कोई और रीजन रहा हो। बट अगर श्योरिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो ये जो रिवीजन एंड एक क्रॉस लिंकिंग का तरीका है वो तो अपनाना ही अपनाना है। और इनफैक्ट कई लोग टिप्स एंड ट्रिक्स को एक ढाल बना के दे देते हैं स्मार्ट वर्क। बिल्कुल, ठीक है। जैसे आप किसी से पूछेंगे कि भाई हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है, देखो मैं तो ओल्ड स्टाइल हूँ, मैं तो हार्ड वर्क वाला ही व्यक्ति हूँ। ठीक है। जिनको स्मार्ट वर्क करना है आप स्मार्ट वर्क वालों के पास जाइए, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या होती है, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि कम हार्ड वर्क करना है। वो हार्ड वर्क से जो बचने वाले लोग हैं वो ये वर्ड यूज करते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक बात है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है सही दिशा में हार्ड वर्क करना है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको अगर 100 पढ़ना है तो स्मार्ट वर्क करके आप 50 पढ़ेंगे। ऐसी एक भ्रांति बनाई जाती है, इमेज बनाई जाती है कि देखो वो बेवकूफ है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, जो हार्ड वर्क करके निकल जाता है ना, ये लोग इनमें कुंठा भरी होती है, फिर ये उसको वो करते हैं कि वो रट्टू था, इसलिए निकल गया, ये था। अरे वो जैसे भी निकला वो निकल गया। ठीक बात, राइट। तो मैं तो हार्ड वर्क को ही प्रेफर करता हूँ। हार्ड वर्क में ऑब्वियसली मेहनत लगती है, नो डाउट लगती है, पर स्मार्ट वर्क टिप्स ट्रिक्स मैं इनमें विश्वास नहीं रखता, ऑनेस्टली नहीं रखता। ठीक है, ठीक है। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे सर? नहीं, बाकी हम जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे उसी के बेस पे, बहुत सारे डाउट्स हैं वो हम अगली वीडियो में लेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है जी। ठीक है। तो हमारा कोर्स जो है studiiq.com पे है, उस पे आप GG33 कोड लगा के स्पेशल एक डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एंड देखिए सर, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है एक इतने सारे न्यूज़पेपर जाके पढ़ना, इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके एग्जाम रेलेवेंट रखना। तो आई थिंक मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये कोर्स के द्वारा आपको जो एक्सपीरियंस है एंड जो एग्जाम रेलेवेंस है, कितना पढ़ना है, किस दायरे में पढ़ना है, वो सब इस कोर्स में आपको मिलेगा। तो GG33 यूज करिए कोड, एंड आपको ये कोर्स जो है studiiq.com पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। आपके कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर हम और ऐसे वीडियोस प्लान कर सकते हैं आपके जो डाउट्स हैं उनके बेसिस पे। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, gaurav@studiiq.com, बहुत ही आसानी से याद रखे जाने वाला ईमेल है, gaurav@studiiq.com। मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखवा दूंगा और फिर आपके जो भी डाउट है मैं आंसर कर दूंगा।